हाँ, तो बच्चों आज हम अच संधि के अगले भाग पररूप संधि के विषय में पढ़ेंगे। पररूप संधि को समझने के लिए सबसे पहले हमको पर और पूर्व इन दो को समझना पड़ेगा। देखिए, जब हम संधि को देखते हैं तो संधि विग्रह जो होता है उसमें मध्य में ये धन या प्लस का निशान होता है, तो इसके इस वाले हिस्से को हम पर कहते हैं और इस वाले हिस्से को हम पूर्व कहते हैं। यानी ये पूर्व हो गया और ये पर हो गया। तो अब कहा है पर रूप, तो पर वाला रूप इधर भी हो जाएगा तो हम उसे कह देंगे पररूप संधि। ठीक है समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंगी पररूपम आदुपसर्गादेंगादौ धातौ पररूपम एकादेशः स्यात्, अर्थात अवर्णांत उपसर्ग से परे यदि एंग आदि धातु हो तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश होता है। देखिए, अब इसमें कहा है कि अवर्णांत उपसर्ग। अब उपसर्ग क्या होते हैं? देखो, 22 उपसर्ग होते हैं। प्र प्राप सम अनुभव निष्णुर दुस्तुर वियोंगनी अधिसुवत, इस तरह से करके 22 उपसर्ग होते हैं। उन 22 उपसर्ग में से कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो अवर्णांत हैं। अवर्णांत का मतलब जिनके अंत में आता हो। अर्थात कि देखो, जब हम वर्ण विन्यास करते हैं, जैसे मान लो प्र है, तो इसका जब वर्ण विन्यास करेंगे तो कैसे होगा? प, र और अ। यानी कि ये जो आ है ये क्या है? वर्ण के अंत में है। ठीक है, तो अवर्ण के अंत में है तो इसलिए इसको कहा अवर्णांत। अवर्णांत, ठीक है। उपसर्ग, यानी ये उपसर्ग भी है और अ अंत में भी है। तो ऐसे उपसर्ग से परे, यानी कि प्लस के बाद, यानी कि प्लस के बाद परे, परे में क्या होना चाहिए? एंग आदि धातु। एंग में कौन कौन आते हैं? ए और ओ। ठीक है, तो ए और ओ यानी कि ऐसी धातु जिनके आदि, आदि माने होता है पूर्व में, यानी जिनके पूर्व में क्या हो? या तो ए हो, ठीक है, या फिर ओ हो। दोनों में से कोई सा एक, यानी इनसे शुरू होने वाली धातु होनी चाहिए। तो फिर क्या होता है? तो पूर्व और पर अभी बताया था। पूर्व, ये पूर्व और पर, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पर रूप हो जाएगा, यानी पर वाला रूप हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो रूप है वही यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से और एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रधन एजते, एज्री दीप्तौ धातु है। प्रेजते, प्रधन एजते। अब देखिए, प्र का हम वर्ण विन्यास करते हैं तो अंत में क्या आता है? अ। हमारे पास शर्त क्या थी कि अवर्णांत होना चाहिए। कौन? उपसर्ग। यानी उपसर्ग कैसा होना चाहिए? अवर्णांत। तो ये अवर्णांत है, सबसे अंत में अ आ रहा है।
और कहा एंग आदि धातु होनी चाहिए, यानी ए और ओ से शुरू होने वाली धातु होनी चाहिए। तो ऐंजरी दीप्तौ जो धातु है वो क्या है, वो ए से शुरू होती है। ठीक है। अब कहा कि इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा। पररूप क्या है, ए। तो इसका मतलब प र ए, यानी दोनों के स्थान पर एक होगा। और जब अज्झीनम परेण संयोज्य से इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा प्रयजते। ऐसे ही अगला रूप देखते हैं, उपधन ओसति। यहाँ भी ऊस दाहे धातु है। ऊस दाहे धातु यानी ओ से शुरू हो रही है। ठीक है, ये देखिए उधर उप को हम वर्ण विन्यास करते हैं तो ऊ अलग हो जाएगा, प अलग हो जाएगा, और अ अंत में जो है यानी पूरे उपसर्ग जो उप उपसर्ग है वो कैसा है, अवर्णांत है, अवर्णांत है। और कहा कि एंग आदि धातु परे होनी चाहिए। तो एंग में कौन कौन आते हैं, ए और ओ। तो ओ यहाँ परे में हो गया, तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पर रूप, यानी पर वाला जो रूप है वो हो जाएगा यहाँ भी, यानी कि दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब उप ओ सति, इसको अज्झीनम परेण संयोज्य से अगर हम जोड़ देते हैं तो बनता है उपोसति। ऐसे ही अन्य उदाहरणों को भी देखा जा सकता है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके लिए कुछ अलग से वार्तिक और सूत्र बनाए गए हैं। तो ऐसे सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम, अर्थात सकंदु आदि जो शब्द हैं उनमें भी पर रूप ही संधि होगी, यानी सक धन अंधु इति सकंधु, कर्क धन अंधु करकंधु, इन सब के वर्ण विन्यास करके आपको निकालने चाहिए। ऐसे ही कुल धन अटा कुलटा, मनस धन ईसा मनीषा, हल धन ईसा हलीसा, पतत धन अंजलि पतंजलि, सार धन अंगः सारंगः, सीम धन अंतः सीमंतः, मृत धन अंडः मार्तंडः। ठीक है। शिवायो नमः ओमांगोश्च सूत्र से इसमें भी पररूप वाच्य होता है। शिवधन एहि शिवेहि अंतादिवच्य सूत्र से ये सब होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि संपूर्ण संधि, पररूप संधि के और भी उदाहरण हैं जो अन्य सूत्रों के माध्यम से होते हैं।